हेलो बच्चा लोग। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? हमने डाइजेशन में पढ़ लिया था कि डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो अपने सिंपल फॉर्म में आ चुका था। किस फॉर्म में आ चुका था? अपने सिंपल फॉर्म में आ चुका था। यानी कि अगर हम बात करें, प्रोटीन जो था, क्या था? जो प्रोटीन था अपने सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड में आ चुका। जो फैट था अपने सिंपल फॉर्म फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में आ चुका। और जो कार्बोहाइड्रेट अपने पॉलीसैकेराइड फॉर्म में था वो अपने मोनोसैकेराइड फॉर्म में आ गया। और इसके अलावा क्या था? जो न्यूक्लिक एसिड है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म शुगर प्लस बेस में आ चुका। और ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म कहाँ पर आ गए? स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से रीजन में? डिओडेनम रीजन में, जो कि फर्स्ट पार्ट होता है। यानी कि डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में। डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट, ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड जो पॉलीसैकेराइड में था, न्यूक्लिक एसिड शुगर और बेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब सिंपल फॉर्म है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और हमने आपको डिटेल में बताया ये सब एंजाइम कौन कौन होते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म अपने एंजाइम की मदद से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये सब कहाँ पे कन्वर्जन हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम रीजन में, जो कि फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसीलिए बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम रीजन में हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन याद रखिए कि ये खाली डाइजेशन कंप्लीट हुआ है, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है अभी। अब इस डाइजेस्टेड फूड को ये एक नली थी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फूड को हमने सिंपल फूड में तो कन्वर्ट कर लिया। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तो कन्वर्ट कर लिया। लेकिन इसको हमको पूरे बॉडी में भेजना है ना। तो जो यहाँ पर जो ब्लड की पाइप गई हुई है, इसके बगल से जो ब्लड की पाइप गई हुई है, अब इस सिंपल फॉर्म को हम कहाँ पर भेजेंगे? ब्लड की पाइप में भेजेंगे। और ब्लड की पाइप में भेजना ही क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में कन्वर्ट होना डाइजेशन कहलाता था। और इस डाइजेस्टेड फूड को ब्लड स्ट्रीम में छोड़ना क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। तो हमारी हेडिंग अगली होगी डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हेडिंग का नाम डाल दीजिए एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। क्या चीज़? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड कहाँ पर होता है? तो आपको खुद ही दिमाग में आना चाहिए कि ये प्रोसेस कहाँ पर होता होगा। डिओडेनम के बाद कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन आता है? जेजुनम। कौन आता है? जेजुनम। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारे जेजुनम रीजन से होता है। कुछ बचा खुचा जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके बाद वाले स्मॉल इंटेस्टाइन के जो रीजन है आपका कौन सा होता है? इलियम, उसमें हो जाता है। तो अगर हम बात करें ये हमारा, अगर हम थोड़ा सा आपको एलिमेंट्री कैनाल दिखाएं तो ये था डिओडेनम। क्या था? ये डिओडेनम था। फिर उसके बाद ये देखिए क्या था? ये डिओडेनम, ये हो गया डिओडेनम, ये हो गया जेजुनम। और इसके बाद हमने बताया कि ये हाईली क्वाइल्ड हो जाता। क्या हो जाता है? ये हाईली क्वाइल्ड हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं इसको?
इलियम बोलते हैं। तो डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। अब डिओडेनम में देखिए ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आ गए फूड के हमारे सिंपल, जो कि इधर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे। अब इन फूड को नीचे की तरफ आते हैं जेजुनम रीजन में। कौन से रीजन में आ जाएंगे? जेजुनम रीजन में। अब जेजुनम रीजन में ही इनका क्या होना है? एब्जॉर्प्शन होना है। तो भगवान ने क्या किया, जेजुनम रीजन को जरा हम काट के देखें। क्या इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम काट के देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सेरोसा। सेरोसा लेयर हमने बताया। काट के अगर हम देखेंगे इसको, भाई सामने से ऐसे पाइप है, सामने से इसको काट करके ऐसे सामने से हम देख रहे हैं, तो इससे सबसे पहले सेरोसा। उसके बाद कौन सा लेयर आएगा बाबू, जल्दी से बता दो? मस्कुलरिस। उसके बाद सब म्यूकोजा। अब भगवान ने यहाँ पर जो म्यूकोजा लेयर थी, कौन सी लेयर? जो म्यूकोजा लेयर थी, जगह जगह पर इन्होंने उंगली धंसा दिया। क्या धंसा दिया? जगह जगह पर उंगली धंसा दिया। जैसे ही उंगली बेटा यहाँ पे धंसाया, वैसे ही इसमें क्या बन गया? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गया। क्या बन गया? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गया। इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। तो क्या हम कह सकते हैं विलाई जो होता है किसके मॉडिफिकेशन से बना है? विलाई जो होता है वो म्यूकोजा लेयर की मॉडिफिकेशन से बना हुआ है। यानी कि ये पहले सर्कुलर ही तो था म्यूकोजा, भगवान ने फिंगर लगा दिया, नेचर ने फिंगर लगा दिया, यहाँ पे उंगली कर दिया। तो उसके बाद जैसे ही उंगली बनाया, उंगली किया, वैसे ही इसमें उभार बन गए। इन उभार को हम लोग बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। तो हम कह सकते हैं विलाई इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकोजा लेयर। अब देखिए होता क्या है, विलाई नेचर ने क्यों बनाया? क्योंकि भाई अगर इतने में आपको अगर एक धागा लगाना होता तो इतना ही धागा आता, इतना धागा आता। लेकिन हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या करनी है? एब्जॉर्ब करनी है। तो धागा ज़्यादा चाहिए, इसीलिए भगवान ने क्या किया? ऐसे किया, इसके बाद ऐसे बढ़ा दिया। अब देखिए ज़्यादा धागा लगाना पड़ेगा, यानी कि उतने ही एरिया में आपका धागा का जो लेंथ होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि भगवान ने सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए क्या किया? यहाँ पर विलाई बनाया। विलाई ही नहीं, सरफेस एरिया को और बढ़ाने के लिए विलाई के ऊपर छोटे छोटे और प्रोजेक्शंस निकाल दिए। इनको हम बोलते हैं माइक्रो विलाई। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो विलाई बोलते हैं। ये देखिए स्मॉल प्रोजेक्शंस निकाल दिया, इनको बोलते हैं विलाई। के ऊपर भी जो प्रोजेक्शन निकले होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो विलाई। कौन से विलाई? माइक्रो विलाई। देखिए ये जो होता है विलाई के कारण 20 टाइम्स, यानी कि अगर ये नॉर्मल होता तो 1 टाइम एब्जॉर्प्शन, अगर 1 टाइम एब्जॉर्प्शन होता, अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें? विलाई में। तो इसके कंपेयर में कितना ये बढ़ जाएगा एब्जॉर्प्शन? 20 टाइम्स बढ़ जाएगा। और इसमें जो माइक्रो विलाई आ गई, इसके कारण जो बढ़ जाएगा 30 टाइम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। यानी कि ओवरऑल आप देखिए विलाई और माइक्रो विलाई के कारण कितना एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है? 30 मल्टीप्लाई बाई 20, 600 टाइम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 600 टाइम। भाई जितना तेज़ हम काम करते हैं उतना तेज़ हमको एनर्जी भी तो चाहिए। अगर भगवान ऐसे सिंपल बना दिए होते तो उतना हमको एनर्जी ही नहीं मिल पाती। इसीलिए इन्होंने कहा कि विलाई और माइक्रो विलाई बना दिया जाए, जो 600 टाइम्स एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो ये था विलाई और माइक्रो विलाई। और हमने बताया था विलाई के बीच में जो ये क्रिप्स पाया जाता है, जो ये गड्ढे पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन। क्या बोलते हैं? क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन बोलते हैं। ओके, तो अगर हम एक क्रॉस सेक्शन आपको दिखाए विलाई रीजन से, किस रीजन से? विलाई रीजन से अगर एक क्रॉस सेक्शन आपको हम दिखाएं तो देखिए कुछ इस तरीके से होता है क्रॉस सेक्शन। जैसे मान लीजिए ये आपका सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा, और ये अंदर क्या था? ये ल्यूमेन है। क्या है ये? ल्यूमेन है। अब इसमें विलाई बन गया छोटा छोटा, ये विलाई बन गया। अब अगर हम एक छोटा सा यहाँ से पोर्शन काट लें, क्या काट लें? पोर्शन काट लें और इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएं। यानी कि हमने एक ऐसे पोर्शन काट लिया, इसको हम अगर बड़ा करके दिखा रहे हैं तो, और इसको एज इट इज़ बाहर निकाल करके इस पर ऐसे चाकू से इसको काट दिया, और सामने से अगर हम दिखाएं आपको तो ये हमको ऐसे देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस।
ये पूरा गोल है, ऐसे क्या है, ये पूरा गोले में है। अब देखिए सबसे ऊपर क्या होगा, ये सेरोसा वाली लेयर होगी, क्या होगी, ये सेरोसा वाली। उसके बाद मस्कुलरिस वाली लेयर होगी, ये मसल वाली लेयर हो गई सेरोसा, ये वाली लेयर हो गई सेरोसा, ये मसल की लेयर मस्कुलरिस। अब देखिए सब म्यूकोजा में क्या पाया जाता है, सब म्यूकोजा, ये हो गया आपका सब म्यूकोजा। अब इसी सब म्यूकोजा में ब्लड स्ट्रीम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ये ब्लड की पाइप्स गई हुई हैं, ये छोटी छोटी पतली पतली ब्लड की पाइप्स गई हुई हैं। ये हो गया ब्लड की पाइप्स, ये है ब्लड की पाइप, ठीक। अब इसी में लिम्फ भी गया है, और ये जो ब्लड की पाइप गई है ये ऐसे विलाई के अंदर चली गई है। किसके अंदर चली गई है ब्लड की पाइप, ये विलाई के अंदर ब्लड की पाइप सब म्यूकोजा से विलाई के अंदर चली गई है। इसके अलावा जो यहीं पर लिम्फ भी पाया जाता है, हमने बताया ना लिम्फ भी इसी में पाया जाता है। जो लिम्फ है वो भी इसमें चला गया है, इसी पाइप में। तो हुआ क्या, ये लिम्फ भी इसी में, किसमें, विलाई के अंदर चला गया है। ऐसे ये देखिए, ये एक ब्लड है, एक लिम्फ वाली पाइप है, ठीक है। तो ये हो गया ब्लड पाइप, ब्लड पाइप, और एक है इसमें लिम्फ वाली पाइप। और मेन लिम्फ कौन सा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टियल। कौन से बोलते हैं, मेन लिम्फ को हम लोग लैक्टियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं। अच्छा, ब्लड पाइप में आपको पता है ये दो तरीके का, आर्टरी होगा और वेन होंगे। क्या होंगे, आर्टरी और वेन होगा। इसमें एक आर्टरी होता है, एक क्या होगा, वेन होगा। अब इसमें आर्टरी, वेन, लिम्फेटिक वेसल, सब म्यूकोजा, ये कौन सी लेयर थी, म्यूकोजा लेयर है। और म्यूकोजा लेयर में है ये फोल्डिंग बन जाते हैं, तो इसी को हम लोग विलाई और माइक्रोविलाई बोलने लगते हैं। तो देखिए सेरोसा हो गया, मस्कुलरी, सब म्यूकोजा से आपका ब्लड और लिम्फ कहाँ पे घुस गया, विलाई के अंदर, यहीं से होगा एब्जॉर्प्शन, ठीक। अब ये देखिए, ये गड्ढे का क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीवर क्यूहन, क्रिप्ट्स ऑफ लीवर क्यूहन, इन गड्ढों को बोलते हैं। अब देखिए कि अगर हम जेजुनम रीजन में दिखाएं तो जेजुनम रीजन में होता क्या है, जेजुनम रीजन में होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम रीजन में। तो जो जेजुनम रीजन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो तीन प्रोसेस, ये देखिए जेजुनम है, जेजुनम, इसमें आपका विलाई, क्या पाया जाएगा, विलाई, ये है विलाई, और ये रीजन कौन सा है, जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट। और ये क्या है, विलाई, विलाई के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शन, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, ओके। अब अगर हम यहाँ पर फूड पार्टिकल जो यहाँ पर आए हुए हैं, इनमें का क्या क्या है, इनमें है अमीनो एसिड, क्या है, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सब चीज़ें मोनोसैकराइड वाले फॉर्म है। और इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम आयन है, जो हमने नमक खाया है, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, और क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है, ठीक है। ये सब सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट है जो डाइजेशन से आए हैं। अब इन्हीं को हमें इसके अंदर भेजना है, ठीक है। इन जो लेयर है ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में भेजना है। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, वो तीन तरीके से होता है। पहला तो होता है सिंपल एब्जॉर्प्शन, सिंपल एब्जॉर्प्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न के द्वारा। जो आपका दूसरा होता है वो होता है फैसिलिटेटेड, क्या चीज़, फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन, फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन। तीसरा जो होता है वो होता है
एक्टिव एब्जॉर्प्शन, फैसिलिटेट के बाद एक्टिव एब्जॉर्प्शन। देखिए सिंपल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सिंपल सीधी सी बात है। सिंपल में क्या होता है, अगर सब्सटेंस की मात्रा इधर ज़्यादा है, क्या है, सब्सटेंस की मात्रा इधर ज़्यादा है और सब्सटेंस की मात्रा इधर कम है, तो अपने आप हायर कंसंट्रेशन से अपने आप लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव कर जाते हैं। ये हो गया सिंपली सी प्रोसेस, इसीलिए इसको सिंपल प्रोसेस बोलते हैं। डिफ्यूज़न, इसमें एटीपी नहीं लगता है, क्या एटीपी खर्चा नहीं होता है पास करवाने के लिए। ये बड़े आसानी से अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। अब फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बाबू, देखिए ये अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन में ही जाते हैं, लेकिन बात ये है कि इनको ये जाने नहीं देता, ये बैरियर का काम करता है। ये जाना तो चाहते हैं अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, लेकिन ये जो दीवार है इनको जाने नहीं देता। लेकिन ज़रूरत है इधर, तो भगवान ने क्या किया, जगह जगह पर कैरियर प्रोटीन बना दिया। क्या जगह जगह ऐसे पाइप्स बना दिए कि इन्हीं पाइप से होकर के ये गुजर जाएंगे, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, यानी कि जो कैरियर प्रोटीन की मदद से आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन। इसमें भी एटीपी की यूज़ नहीं होता है, खाली और खाली क्या चाहिए हमको, कैरियर प्रोटीन चाहिए, ठीक। लेकिन बाबू एक्टिव एब्जॉर्प्शन देखिए क्या होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में इधर सब्सटेंस की मात्रा है ज़्यादा और इधर सब्सटेंस की मात्रा है कम। अपने लो कंसंट्रेशन से अपने हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, ज़बरदस्ती जाना है, लेकिन इधर नीड है इसलिए इसको ज़बरदस्ती उधर भेजा जा रहा है, ओके। तो होगा क्या, ये उधर जाएगा, लेकिन किसकी मदद से, यहाँ पर क्या खर्चा होगा, एटीपी लॉस होगा। कौन सा, क्या लॉस होगा हमारा, एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी खर्चा होगा, इसमें एटीपी लगेगा। तो ऐसे एब्जॉर्प्शन को हम लोग बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन तीन तरीके से होता है, सिंपल एब्जॉर्प्शन जिसको हम लोग डिफ्यूज़न बोल रहे हैं, फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन और जो कि कैरियर प्रोटीन की मदद से हो रहा, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन जिसमें एटीपी लग रहा है। तो देखिए किस सब्सटेंस का कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। तो आपके जेजुनम रीजन में अब लिखेंगे इन द जेजुनम रीजन ब्रैकेट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, इन द जेजुनम रीजन एंड इलियम रीजन। यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम, यहाँ पे लिखेंगे लीस्ट एब्जॉर्प्शन होता है, जो बचा खुचा होगा यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा इलियम रीजन से। इलियम रीजन में भी विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा कम पाए जाते हैं, जेजुनम में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो देखिए आपके कुछ मात्रा में जो मोनोसैकराइड होते हैं, यानी कि सम मोनोसैकराइड लाइक ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज मोनोसैकराइड होता है ना, सम मोनोसैकराइड लाइक ग्लूकोज और कुछ अमीनो एसिड और कुछ ग्लूकोज हो गया, कुछ अमीनो एसिड हो गया, और क्लोराइड आयन जो होते हैं, Cl- आयन होते हैं, वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग भागते हैं, एब्जॉर्ब होंगे, यानी कि ये होगा पैसिव एब्जॉर्प्शन। कौन सा एब्जॉर्प्शन होगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन इनका होगा। ये इनको एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें ग्लूकोज, ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो होते हैं, ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज अमीनो एसिड, ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड प्लस जो सोडियम आयन होते हैं, ये तीनों मैक्सिमम एब्जॉर्ब, ज़्यादा मात्रा में एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि इसमें एटीपी चाहिए ही चाहिए। अब बात आती है फ्रक्टोज, क्या चीज़, फ्रक्टोज हो गया, कुछ अमीनो एसिड और कुछ ग्लूकोज, कुछ अमीनो एसिड और कुछ ग्लूकोज जो होते हैं, ये कैरियर प्रोटीन यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के द्वारा, फैसिलिटेटेड
फैसिलिटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट कह दीजिए या फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट कह दीजिए, इसके द्वारा क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड और ग्लूकोज। लेकिन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है ना वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के ही द्वारा होता है, यानी कि इसमें एटीपी लॉस होगा, इसमें एटीपी लॉस नहीं होगा, इसमें एटीपी लॉस नहीं होगा। अब इतना चीज़ आपने देख लिया, लेकिन फैटी एसिड का कहीं नाम अभी तक नहीं आया। तो फैटी एसिड के केस में देखिए क्या होता है, खेला दूसरा होता है। जो फैटी एसिड होते हैं हमने पहले ही बता दिया था कि जो फैटी एसिड होता है और ग्लिसरॉल होता है, इस पर बाइल जूस काम करता है। कौन काम करता है, बाइल जूस काम करता है। बाइल जूस में भी पर्टिकुलर उसका साल्ट काम करता है, इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। और ये तोड़ता कहाँ पर है, ये तोड़ता है आपके जेजुनम रीजन में, इन्हीं को हम लोग बोलते थे मिसेल्स। क्या बोलते थे, मिसेल्स। अब इन मिसेल्स को सीधे कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, म्यूकोजा में। कौन से लेयर में, म्यूकोजा लेयर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये देखिए अगर हम म्यूकोजा लेयर बनाएं, ऐसे है ये। अब देखिए ये मान लीजिए ये बिलाई आई है, क्या आई है, ये एक बिलाई आई है, ठीक है। इसके बाद इसी में क्या आया है, इसी में लिम्फ, क्या आया है, लिम्फ आया है। ये लैक्टियल है, क्या है ये है लैक्टियल, लिम्फ का पार्ट। अब इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, ये जो फैट के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इस म्यूकोजा में। कहाँ पे, म्यूकोजा में। और यहाँ पर म्यूकोजा में ट्रांसफ़र करने के बाद इनके ऊपर जो होती है किसकी कवरिंग कर दी जाएगी, प्रोटीन की कवरिंग कर दी जाएगी। और प्रोटीन की कवरिंग करने के बाद क्या होगा, प्रोटीन की कवरिंग करने के बाद ये कहलाएंगे काइलोमाइक्रॉन्स। क्या कहलाएगा, ये काइलोमाइक्रॉन्स। तो ये ग्लोब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, काइलोमाइक्रॉन्स। तो होता क्या है, म्यूकोजा लेयर में भेजने के बाद इन छोटे छोटे ग्रेनुल्स पर आपकी प्रोटीन की कवरिंग कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। क्यों, क्योंकि फैट जो होता है चिकना होता है, वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा, इनसॉल्युबल होता है। तो इसलिए उसके ऊपर जब प्रोटीन की कोटिंग कर देते हैं तो वो थोड़ा सा रफ हो जाता है, एब्जॉर्ब करने में आसानी होती है। तो प्रोटीन की कोटिंग करने के बाद ये बन जाते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। ओके, काइलोमाइक्रॉन्स। अब इन काइलोमाइक्रॉन्स को सीधे कहाँ पर छोड़ दिया जाता है, लैक्टियल में छोड़ दिया जाता है। काइलोमाइक्रॉन्स को सीधे लैक्टियल, जो कि किसका पार्ट है, लिम्फ का पार्ट है। किसका पार्ट होता है, लिम्फ का पार्ट होता है, उसमें छोड़ दिया जाता है। अल्टीमेटली हमने आपको बताया है, या फिर जान जाइए कि जो लिम्फ है वो आगे चल करके ब्लड में ही सीधे हार्ट में जा करके सिस्टर्ना चाइली एक होता है, हार्ट के पास एक ऑर्गन होता है, उसमें फाइनली वो ब्लड में ही मिल जाता है। यानी कि ये फाइनली फिर से ब्लड में ही दे जा करके छोड़ दिया जाएगा। अब देखिए ग्लूकोज हो गया। अब देखिए यहाँ पर ब्लड की पाइप्स भी आई हुई हैं, यहाँ पर ब्लड की पाइप्स। तो जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, जो न्यूक्लिक एसिड है, ये सब सीधे ब्लड में जाते हैं एब्जॉर्ब होकर के। ये भाई क्या है, ये आपका ल्यूमेन है, ये खाली जगह है जहाँ पर ये सिंपल फूड बना, ये सीधे ब्लड में जा करके एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन जो फैट होता है वो सीधे एब्जॉर्ब नहीं होता है। फैट के ऊपर सबसे पहले प्रोटीन की कवरिंग होती है, जिनको हम लोग बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन, और उसको ब्लड में नहीं छोड़ा जाता, पहले उसको लैक्टियल में, यानी कि लैक्टियल इज द पार्ट ऑफ लिम्फ, ठीक है, यानी कि लिम्फेटिक वेजल में छोड़ा जाता है। लिम्फेटिक वेजल में छोड़ने के बाद उसको वो अल्टीमेटली ब्लड में जाकर के इकट्ठा हो जाता है और ब्लड स्ट्रीम में ले जा करके जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है फैट को, वहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है। जैसे फैट, ये सब फैट यहाँ पे ला करके स्टोर कर दिया जाता है, ठीक। तो ये था आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये था आपका एब्जॉर्प्शन। अब बाबू देखिए ये एब्जॉर्ब हो करके जाएगा कहाँ, बात ये आती है कि ये सब एब्जॉर्ब हो करके जाएंगे कहाँ, ठीक। यानी कि अब देखिए ये एक ब्लड वेसल्स है, क्या है ये,
एक ब्लड वेसल्स है, इसमें ढेर सारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो बह ही रहे हैं, इसमें अमीनो एसिड है, इसमें आपका न्यूक्लिक एसिड है और शुगर है, और इसमें मोनोसैकेराइड है, और इसमें क्या चीज़ है, फैट है, ग्लिसरॉल है, सब कुछ इसी में ब्लड स्ट्रीम में बह रहा है। क्या है ये, ब्लड स्ट्रीम में चला गया। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद जब पूरे बॉडी में ब्लड स्ट्रीम अल्टीमेटली वो हार्ट में पहुंचेगा ही पहुंचे, हार्ट के द्वारा पंप किया जाएगा, तो वो ग्लूकोज अमीनो एसिड पूरे बॉडी में फैल जाएगा, और पूरे बॉडी में फैलने के बाद ये सपोज करिए कोई क्या है, ये सेल है, क्या है ये, एक सेल है मान लीजिए, ठीक। अब सेल में ये सारे के सारे चीज़ें कहाँ पे चली जाएंगी, सेल के अंदर चली जाएंगी, और जब हम आपको सेल पढ़ाएंगे इसी सेल में अमीनो एसिड और क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन्हीं सब से हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और इस यूटिलाइजेशन प्रोसेस को सेल के द्वारा जो यूटिलाइज किया जा रहा है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। यानी कि डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ। अच्छा, इधर तो एसिमिलेशन हो रहा है, लेकिन ज़रा हम दूसरे साइड में देखें, हमारे जो हो रहा, हमारे इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है। ये हमारा इंटेस्टाइन है, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। ये सपोज कीजिए ये जेजुनम रीजन है, ये इलियम रीजन है। अब देखिए जेजुनम और इलियम तो एब्जॉर्प्शन हो गया। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड को कहाँ पर डाल देगा, लार्ज इंटेस्टाइन में डाल देगा। कहाँ पर डाल देगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में डाल देगा। लार्ज इंटेस्टाइन में डाल देगा, ठीक है। ये अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में, हमने बताया था यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसका नाम वर्मीफार अपेंडिक्स होता है। अब देखिए ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन था, ये लार्ज इंटेस्टाइन। अब अनडाइजेस्टेड फूड को, भाई जो फूड होता है उसमें कुछ ही चीज़ हमारे काम की होती हैं, ठीक है। जैसे गन्ना जो होता है उसमें से जो हम लोग रस निकाल लेते हैं वो हमारे काम का होता है, और जो उसका वेस्ट मटेरियल बचता है जिसको हम लोग अपने गाँव में क्या खुइया बोलते हैं, वो आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उसको गन्ने वाला बाहर कर देता है। तो उसी तरीके से ये अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो फूड पार्टिकल के फूड जितना एब्जॉर्ब होना था एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद सारे के सारे फूड पार्टिकल को ढकेल दिया जाता है किसमें, या डाल दिया जाता है किसमें, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का ये कौन सा पार्ट होता है, ये होता है सीकम वाले पोर्शन में डाल दिया जाता है, ठीक है। ये जो सीकम वाला पोर्शन होता है, ये वाल्व के द्वारा यहाँ पर एक रेगुलेट होता है। यहाँ पर एक फिर से वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक वाल्व पाया जाता है, ताकि ये फिर वेस्ट मटेरियल ये फिर से उल्टा ना बैक फ्लो ना मार जाए, इसीलिए एक वाल्व यहाँ पर पाया जाता है। अच्छा, इसका नाम बताइए, सबसे लास्ट वाले पोर्शन का नाम क्या था, इलियम नाम था, और इसका नाम क्या है, सीकम नाम है। और इसी के जंक्शन पर, इलियम और सीकम के जंक्शन पर ये वाल्व पाया गया। तो ये कहेगा हमारे अकॉर्डिंग नाम लिखिए इसका, ये कहेंगे हमारे अकॉर्डिंग नाम लिखिए, तो भगवान ने कहा किसी के अकॉर्डिंग नहीं नाम रहेगा, दोनों के अकॉर्डिंग नाम रहेगा। तो इसका नाम है, इस वाल्व का नाम इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व। तो इलियोसिकल वाल्व जो होता है, इलियो का मतलब इलियम, सीकम का मतलब सीकल का मतलब सीकम से आया है। तो इलियोसिकम वाल्व जो होता है ये रेगुलेट करता है हमारे फीकल मैटर को। अब देखिए जैसे ही सीकम में पहुंचा, सीकम में कुछ हमारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, माइक्रोब्स पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाते हैं माइक्रोब्स, और वो माइक्रोब्स सिम्बियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं। वहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड में जो बचा खुचा पोर्शन होता है उसको खाते हैं, और खा करके बदले में हमको विटामिन B12 भी देते हैं, और यहाँ पर इसका डिग्रेडेशन भी करते हैं। यानी कि जो बहुत
कॉम्प्लेक्स यहाँ पर वेस्ट मटेरियल था, इसका डिग्रेडेशन करते हैं। डिग्रेडेशन करने के बाद इसमें बहुत सारे एमीन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फीकल मैटर में जो स्मेल आता है वो इसी की वजह से आता है। ठीक, अब देखिए, लेकिन जो यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड आया है, ये क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड आया है, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। अभी पानी, जैसे डायरिया आपने सुना, डायरिया में जो होता है पानी बाहर जाता है। क्या पानी बाहर हमारे फीकल मैटर के द्वारा जाता है, क्योंकि उसमें पानी का वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ये देखिए, वाटर क्या होता है, कुछ वाटर का एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और ये हमारा फीकल मैटर जैसे जैसे वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब होता जाएगा, ये फीकल मैटर आपस में बढ़ते चले जाएंगे। क्या, आपस में बढ़ते चले जाएंगे। पहले यहाँ पर फीकल मैटर दूर दूर थे, पार्टिकल थे जो दूर दूर थे। जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब होता चला गया, ये लिक्विड से सेमी सॉलिड की तरफ, किसकी तरफ, सेमी सॉलिड की तरफ बढ़ता चला गया। ये फीकल मैटर फिर से आगे बढ़ा। ये देखिए, ये हमारा फीकल मैटर है। पूरा ऐसे जाते जाते जब रेक्टम में आ जाता है, पूरा क्या चीज़, हमारा फीकल मैटर पूरा रेक्टम में आ जाता है। जैसे ही रेक्टम फुल हो जाता है, जैसे ही रेक्टम हमारा फीकल मैटर से फुल हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर ये वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हमारा ये वाल्व पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनल वाल्व। क्या बोलते हैं, एनस का वाल्व बोलते हैं, जिसके द्वारा हम अपने फीकल मैटर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऐसे जगह पर फंस गए जहाँ पर पूरा हमारा रेक्टम फुल हो चुका है और प्रेशर बड़ी तेज़ी से आ रहा है, लेकिन हमें जाने का मौका नहीं है, तो भगवान ने क्या बनाया, यहाँ पर वाल्व बना दिया। ठीक, इस वाल्व के द्वारा हम इसको रोक करके रखते हैं, ज़बरदस्ती रोक करके रखते हैं। ठीक है, तो अगर सोचिए वाल्व ना होता तब क्या होता, पैंट तो पूरा ख़राब हो जाता हमेशा। ठीक है, हमेशा ही ख़राब होता रहता है। ठीक, उसके बाद आपका, तो इसीलिए नेचर ने यहाँ पर क्या बनाया, वाल्व बनाया ये। ठीक, अब देखिए, जैसे ही रेक्टम फुल हो जाता है, वैसे ही एक रिफ्लेक्स एक्शन जाता है। क्या जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन हमारे ब्रेन को जाता है। किसको जाता है, कि भैया अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसको बाहर निकालना चाहिए। ठीक, तो रेक्टम हम लोग जाते हैं टॉयलेट में, तुरंत क्या करते हैं, इस रेक्टम को, इस वाल्व को हम लोग क्या करते हैं, खोल देते हैं। क्या करते हैं, खोल देते हैं, और ऊपर से जैसे ही प्रेशर डालते हैं, जैसे भैया ऊपर से प्रेशर डाला, वैसे ही फीकल मैटर बाहर। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर ऊपर से प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, सब सारा का सारा फीकल मैटर बाहर पास हो जाता है। तो इस तरीके से फीकल मैटर को बाहर पास करना डीफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। क्या, इजेशन, इसी को कह दीजिए इजेशन प्रोसेस या डीफिकेशन प्रोसेस कह दीजिए। क्या, डीफिकेशन या इजेशन प्रोसेस कह दीजिए। ठीक है, तो ये पूरा आपका था क्या, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। अब बात आती है, एक चीज़ और जान लीजिए, देखिए एब्जॉर्प्शन तो हर जगह से होता है, लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो जेजुनम में होता है। जैसे अगर हम बताएं, हम अगर बक्कल कैविटी की बात करें, बक्कल कैविटी की बात करें, तो कुछ शुगर जो होते हैं, कुछ सिंपल शुगर और कुछ मेडिसिन हमारे यहीं एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारे जीभ के नीचे ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे जो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है, डॉक्टर उसको एक टिकिया दिए रहते हैं। टिकिया का मतलब गोली दिए रहते हैं। वो गोली होती है नाइट्रस ऑक्साइड की। किसकी, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड की गोली होती है, जो कहते हैं कि जब तुम्हें दौरा पड़े, ब्लड प्रेशर तुम्हारा हाई हो, धीरे से टिकिया निकाल के जीभ के नीचे रख लिया करो। क्यों, क्योंकि जीभ में भी क्या हो गए हैं, ब्लड की पाइप्स गई हैं। उसी ब्लड की पाइप्स डायरेक्ट नाइट्रोजन के ऑक्साइड को वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जा करके ब्लड प्रेशर जो पाइप अभी सिकुड़ा हुआ था, नैरो था, इसको जा करके डाइल्यूट कर देता है, तो उसको रिलीफ मिलता है। यानी कि बक्कल कैविटी में कुछ सिंपल शुगर, जैसे सिंपल शुगर का मतलब ये होता है, जैसे कभी आप ग्लूकोज डायरेक्ट लीजिए, ग्लूकोन डी देखिए, मुंह में रखिए, वो गायब हो जाएगा। कहाँ चला जाता है, वो सलाइवा में मिल करके तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। भाई सिंपल शुगर है, तो इसको तो कन्वर्ट तो करना नहीं है, ये ऑलरेडी बनाया सिंपल शुगर है।
ठीक है। तो यानी कि आपको अगर जल्दी से एनर्जी चाहिए, आप पॉलीसैकेराइड लोगे या मोनोसैकेराइड लोगे, तो मोनोसैकेराइड लोगे। इसीलिए जो फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं उनको पॉलीसैकेराइड थोड़ी खिलाया जाता है कि बाबू रोटी चावल खा लो तब जा करके जाओ फुटबॉल खेलो। उनको जल्दी से ग्लूकॉन डी दिया जाता है ताकि वो क्विक एनर्जी पा जाए, सिंपल शुगर पा जाए, मुंह से ही एब्जॉर्ब हो जाए। तो बक्कल कैविटी से सिंपल शुगर और ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम बात करें अपने स्टमक का, किसका? स्टमक का। तो जितने भी दारू पीते हैं यानी कि एल्कोहलिक पर्सन, ठीक है, जितना भी एल्कोहल होता है और कुछ मेडिसिन, एल्कोहल और मेडिसिन ये कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। एल्कोहल एब्जॉर्ब होकर के कैसे लीवर में जाता है, कैसे फैटी लीवर बनता है। स्टमक में एल्कोहल और कुछ मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम बात करें इंटेस्टाइन का, तो इंटेस्टाइन ही मेन होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक। तो इंटेस्टाइन में आपके डिओडेनम रीजन में तो डाइजेशन कंप्लीट होता है। क्या चीज़? डाइजेशन कंप्लीट होता है। लेकिन डिओडिनम के बाद जेजुनम रीजन जो होता है ये आपका यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है चीज़ों का, चाहे वो अमीनो एसिड हो, चाहे फैट हो, चाहे आपका न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे आपका वाटर हो, चाहे अमीनो एसिड हो, जेजुनम। और जो बचा खुचा होगा वो इलियम से क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कौन सा था? स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर हम यहाँ पर बात करें लार्ज इंटेस्टाइन का, किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर मॉलिक्यूल्स का कुछ एब्जॉर्प्शन होता है। कुछ हमारे ऐसे भी मेडिसिन होते हैं जिसको लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक। और लार्ज इंटेस्टाइन इस वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके उसको हमारे फीकल मैटर को सेमी सॉलिड बना देता। क्या बना देता है? सेमी सॉलिड। ना तो ज़्यादा हार्ड ना तो ज़्यादा सॉफ्ट। क्या बना देता है? सेमी सॉलिड बना देता है। और इसी को हम लोग बाहर कर देते हैं डीफिकेशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया वाटर मॉलिक्यूल और ड्रग के द्वारा, ठीक। वाटर मॉलिक्यूल और ड्रग इस यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सेमी सॉलिड डिफिकेशन प्रोसेस होता है, तो इसको बाहर कर देते हैं। तो ये था आपका जो एनसीईआरटी ने चार्ट बनाया है, उसको हमने ये आपको समझा दिया। और इसके बाद एसिमिलेशन होता है। तो हमने देखिए, तो डाइजेशन यहाँ पूरा हो जाता है, आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पूरा हो जाता है कंप्लीट। यानी कि डाइजेशन में हमने इतने प्रोसेस पढ़े। सबसे पहले इजेशन पढ़ा, इनटेक ऑफ फूड पढ़ा। इजेशन के बाद उसका हम लोग क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं, यानी कि सिंप्लीफाई ऑफ फूड। उसके बाद क्या करते हैं? इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। उसके बाद हम लोग उसका क्या करते हैं? इसको एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि इसको ब्लड स्ट्रीम में मिलाते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन करते हैं। एसिमिलेशन का मतलब यूटिलाइज बाय द सेल। अब उसके बाद बचे खुचे अनएब्जॉर्बेबल फूड को, या जो हमारा वेस्ट फूड है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं डीफिकेशन और इजेशन प्रोसेस। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो डाइजेशन के कितने स्टेप हो गए? 5। 1 2 3 4, दिस वन इज द 5, ठीक। तो 5 प्रोसेस होते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर के, ठीक है। या हमारे पूरे बॉडी में ये 5 स्टेप होते हैं डाइजेशन के, ठीक है, डाइजेशन एंड इट्स एब्जॉर्प्शन के। तो अगर हम डाइजेशन के
डाइजेशन तो यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, लेकिन अगर हम कुछ डाइजेशन से संबंधित कुछ बीमारियों को बताएं, क्या बताएं, बीमारियों को बताएं जो डाइजेशन से संबंधित, डाइजेशन से रिलेटेड होती हैं, उन बीमारियों में सबसे पहला जो बीमारी आता है उसका नाम होता है जॉन्डिस। क्या नाम होता है उसका? नाम होता है जॉन्डिस। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको।